वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करूंगा, स्पेशली कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ईमेल के थ्रू आए थे एंड इवन एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल भी किया था रिगार्डिंग कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। सो कमोडिटी मार्केट के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं, अगर आप कमोडिटी ट्रेड करना चाहते हैं तो ये फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। और मैंने जहाँ तक देखा है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करते और आपको ये करना चाहिए। कमोडिटी का एक्सपीरियंस आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगा। आपको मार्केट का एक जो पूरा फ्लो है वो आपको समझ में आएगा। और जब आप कमोडिटी ट्रेड करना चालू करते हैं, आपके पास जब एक पूरे दिन का समय होता है जहाँ पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो जो फुल एक पूरी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने से आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, जो कि इक्विटीज़ में पॉसिबल नहीं है। इक्विटी की जो मूवमेंट होती है वो उसमें समय आपके पास लिमिटेड होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कॉपर को 686 से 700 के लेवल पे मूव करूँ, अगर ये मूवमेंट मैं चाहता हूँ, तो इक्विटी में मेरे पास समय है 9:15 से लेके 3:30 तक मुझे ये मूवमेंट अचीव करनी है। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि इक्विटी का जो मार्केट है वो थोड़ा सा इरेटिक हो जाता है। ऑल्दो उसके अंदर भी एक पूरी प्राइस अप्रोच होती है। जब मार्केट इरेटिक होता है उसके पीछे भी एक प्राइस अप्रोच होती है जो कि क्लियरली विजिबल होती है। बट एक पर्टिकुलर लेवल पे मूव करने के लिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे 694 पे मूव करना है और प्राइस जो अभी है वो 688 पे है, तो अगर आपके पास लिमिटेड समय है और इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आज के दिन वो 694 होनी है, तो मार्केट इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पे पूरी कोशिश होगी कि वो एक फ्लो में 3.5 के पहले इस लेवल को टच करें, लेकिन बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मार्केट इस तरह से मूव करना चालू करता है। तो यहाँ पे जो फ्लो है बाजार का, वो ट्रेडर्स बहुत बार समझ नहीं पाते, और ये जनरली होता इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिटेड समय है, और स्पेशली जब आपको एक प्राइस टारगेट अचीव करना है तो ये जो फ्लो है ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन के कारण वो प्राइस को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ऑल्दो इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी होती है, ये भी चीज़ समझी जा सकती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा प्राइस को पढ़ने में, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कमोडिटी में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर है। इस तरह से मार्केट कभी भी इरेटिक होके एक प्राइस लेवल को टच नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे आपके पास समय है और ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट से चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट जो उसका एक एक्चुअल फ्लो है उसमें मूव करता है, और अगर आप उस एक्चुअल फ्लो को समझेंगे, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ कमोडिटी को ऑब्जर्व करें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कमोडिटी मार्केट में करते हैं, बिकॉज उनको जॉब में टाइम नहीं मिलता आफ्टरनून में। तो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको आती है मार्केट में, किस तरह से प्राइस को पढ़ा जाता है, किस तरह मार्केट का एक नेचुरल फ्लो है उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप कमोडिटी के चार्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी, और उससे आपकी जो इक्विटी स्टॉक्स की रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। नाउ कमोडिटी के गाइस जो सबसे मेजर एक फंडामेंटल है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ का मार्केट का फ्लो जो है वो बहुत ही नेचुरल होता है, एक कंटेन्ड फॉर्म में यहाँ पे फ्लो मार्केट में होता है। हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंटेन्ड फ्लो मार्केट में हमें देखने को मिलता है जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ गाइस, इसके साथ ये कंटेन्ड फ्लो क्यों है बाजार में, उसके पीछे एक तो समय का रीज़न है कि हमारे पास यहाँ टाइम ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से कोरिलेट करता है। नाउ थर्ड रीज़न इज कमोडिटी के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन कम होता है।
अब यहाँ पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन कम है उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को कमोडिटी आई डोंट नो कि वो करना नहीं चाहते हैं या उनको पता नहीं है या फिर वो कोई एक ऐसा अलग सा सिस्टम ढूंढ रहे हैं जिससे कमोडिटी ट्रेडिंग हो। बट ओवरऑल यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम है और यहाँ पे जो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं कमोडिटी में उनके अकाउंट साइजेस जनरली बड़े होते हैं। ओके उनके अकाउंट साइजेस बड़े होते हैं और इसलिए भी मार्केट यहाँ पे कंटेन्ड फ्लो में मूव करता है। बिकॉज अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है तो आपकी पोजीशन बड़ी होगी और जितनी आपकी पोजीशन बड़ी होगी उतना आप ये कोशिश करेंगे कि आपको एक सही प्राइस मिले अपनी पोजीशन को इनिशिएट करने का। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि आप सस्ते से सस्ते प्राइसेस पे बाय करें। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि आप महंगे से महंगे प्राइस पे सेल करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ी पोजीशन इन प्राइसेस पे फिल नहीं हो पाती है तो वहाँ पे फिर स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं कि मार्केट कब हमारे प्राइस पे वापस आए ना। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडर तो मार्केट को कंटेन नहीं कर सकता, लेकिन जब कलेक्टिवली बहुत सारे ट्रेडर्स और साथ में इंस्टीट्यूशन इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं तो मार्केट एक कंटेन्ड फ्लो में मूव करता है। मार्केट एक बंधे हुए तरीके से मूव करता है बिकॉज हर कोई ये चाह रहा है कि उनको जो सही प्राइस है, जो एक प्रॉफिटेबल लेवल है, वहाँ पर उनको एंट्री मिले। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, जो आप ये कंटेन मूवमेंट देख रहे हैं, ये कंटेन मूवमेंट किस तरह से आएगी, यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी ग्रुप ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स, उनको ग्रुप ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स बोलूँगा, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे बाय करना है, लेट्स से मुझे इस प्राइस पे बाय करना है, ओके, और मार्केट यहाँ पे आ रहा है, कुछ मेरे ऑर्डर्स फिल होते हैं, बाजार ऊपर जाता है, लेकिन ओवरऑल आप दूसरे मार्केट्स में क्या देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से रिटेल पार्टिसिपेशन आ जाता है इस चीज़ को सपोर्ट मान के। यहाँ सपोर्ट से मार्केट ऊपर मूव करना चालू किया, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन एकदम से आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट मूव करेगा इस तरह से एंड देन या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आ जाएगा, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकता है यहाँ पे। नाउ कमोडिटी मार्केट्स में जनरली जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो इस लेवल पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम आता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स कम हैं। बाकी यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो वेट करते हैं कि हमने कुछ पोजीशंस इस प्राइस पे इनिशिएट करी यहाँ पे और बाकी की पोजीशंस भी हमें वापस इसी लेवल पे मिल जाएं या इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर हमें मिल जाएं, तो वो यहाँ पे वेट करेंगे प्राइजेस का वापस इस लेवल के पास आने में। तो जब यहाँ पे प्राइजेस आएंगे तो फिर वो यहाँ से मूव करना मार्केट को चालू करते हैं। तो ये जो एरिया है ये एक पूरा कंटेन्ड एरिया हो जाता है, मार्केट बन जाता है, क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि अगर हमें बाय करना है तो हम सस्ते से सस्ते प्राइजेस पर बाय करें। तो ये एक बिहेवियर है जो कमोडिटी में देखा जाता है। इवन अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एक एराटिक मूवमेंट नहीं दिखेगी। आप देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल फ्लो में मार्केट चल रहा है। जो यहाँ पे एकदम बड़ी कैंडल आपको दिख रही हैं, जो अग्रेसिव कैंडल हैं, वो भी एक फ्लो में आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर हो गया फिर एकदम से नीचे आ गया। इस तरह का मूवमेंट यहाँ पे कम देखने को मिलता है। डेफिनेटली अगर कोई डेटा रिलीज है, कमोडिटी अगेन डेटा रिलीजेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर कोई डेटा रिलीज है जो अनएक्सपेक्टेड डेटा रिलीज है, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे एराटिक होता है। तो कमोडिटी में डेटा रिलीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे आप क्रूड की इन्वेंट्रीज देखते हैं तो वहाँ पे अगर कोई एक अनएक्सपेक्टेड डेटा रिलीज बाजार में आ रहा है तो उसका एक इफेक्ट होता है और मार्केट जो है वहाँ पे एक अनयूजुअल तरीके से मूव कर सकता है। अदर देन दैट 90% जो कमोडिटीज़ का मार्केट है वो स्मूथ है। नाउ कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जैसे लेड और जिंक, इनका नेचर ही ऐसा है कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से थोड़ा सा ये वॉलेटाइल हो जाती हैं। ओके, ये इन कमोडिटीज़ का स्पेसिफिक नेचर है। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो ल्यूपिन
ल्यूपिन एक ऐसा स्टॉक है जो बाय नेचर वॉलेटाइल है। इवन दो पूरा का पूरा फार्मा मार्केट अगर एक पर्टिकुलर कंटेन्ड वे में मूव कर रहा है, ल्यूपिन की टेंडेंसी ऐसी है कि वो वॉलेटाइल होता ही होता है। तो कमोडिटी में ये एक एडवांटेज हमें मिलता है कि हमें मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आती है बाजार की। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, राइट, एक बहुत ही अग्रेसिव कैंडल, ये किसी ना किसी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मार्केट ऊपर चले जाए फिर यहीं पे मूव करता रहे। मार्केट एक अपनी एक रिदम में मूव कर रहा है, और अगर हम इस रिदम को समझ पाएँ तो हमारी प्राइस रीडिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंप्रूव होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से मार्केट प्रॉपरली एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें कमोडिटी को एक ट्रेडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट बनाती हैं। अगर आप इसमें ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं और आप सिर्फ इन कमोडिटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। ओके, नाउ बहुत बार आपने ये देखा होगा कि अगर कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है तो हमेशा उसके पीछे रीज़न होता है। देखिए, वोलैटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है। देखिए, वोलैटिलिटी का मतलब होता है उसको अनअवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्राइस। जनरली एक वोलैटिलिटी न्यूज़ की वजह से आती है, जो एक सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती है जहाँ पे ट्रेडर्स को अब नहीं पता कि क्या करना है, वो एक अलग चीज़ है। बट एक नॉर्मल मार्केट सिनारियो में वोलैटिलिटी का मतलब होता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्राइस। मार्केट एक प्राइस डिस्कवरी के फेज में चला जाता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ, देखिए हर चीज़ को लॉजिकली सोचा करिए, अगर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स ये नहीं जानते हैं कि उनको अपने हैवी ऑर्डर्स कहाँ प्लेस करने हैं, और यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को तो वैसे ही नहीं पता होता कि उन्हें राइट ऑर्डर्स कहाँ प्लेस करने हैं। जनरली स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स के बेसिस पे काम हो रहा होता है। अगर स्ट्रैटेजी ने बोल दिया कि यहाँ करना है तो बस उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जब उनको ये नहीं पता होता कि प्राइजेस कहाँ पे प्लेस करने हैं, तो मार्केट किस तरह से मूव करेगा, मार्केट विल मूव लाइक दिस। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि ट्रेडर्स को पता नहीं है कि प्राइस कहाँ पर है, किस पर्टिकुलर प्राइस का लेवरेज लेके ट्रेंड को इनिशिएट किया जाए, वो प्राइस यहाँ पे मूव नहीं हो रहा। यही चीज़ अगर ट्रेडर्स को पता है कि लेट्स से 687 पे हमको बाय करना है, तो 687 के आसपास प्राइजेस इस तरह से मूव करेंगे ताकि एक पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट की जा सके इस एक रेंज में। ऐसा नहीं है कि 687 पे ही सारे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। कुछ ऑर्डर्स 687.5 पे होंगे, कुछ 688 पे होंगे, कुछ 687.9 पे होंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये दिखाता है कि मार्केट बंध चुका है, वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है तो मार्केट में प्राइजेस, राइट प्राइस की अनअवेलेबिलिटी है। मार्केट अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि सही प्राइस कहाँ पर है, किस प्राइस का किस लेवल का लेवरेज लेके हम नेक्स्ट मूवमेंट करें। नाउ बहुत बार आप किसी भी एक सेक्टर को ले लीजिए, जैसे लेट्स से फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में ल्यूपिन का जो बेसिक नेचर है, ल्यूपिन और सिप्ला, अब सिप्ला भी वैसा हो गया है, वो इसी तरह से मूव करने के लिए है। एक वोलैटिलिटी होती है इन स्टॉक्स में। लेकिन अगर ल्यूपिन इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ दिनों से कंटेन्ड हो गया है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि फार्मा सेक्टर में कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे
होगी, वो बाय साइड में होगी या सेल साइड में होगी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये एक इंडिकेशन मिल जाता है। और अब सिप्ला से भी ये इंडिकेशन थोड़ा बहुत मिलने लगा है। सिप्ला की भी जो मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी वॉलेटाइल हो गई है। तो बिकॉज इन स्टॉक का जो नेचर है वो इन इटसेल्फ वॉलेटाइल वाला नेचर है, जब ये स्टॉक कंटेन्ड होते हैं तो ये एक इंडिकेशन मिलता है कि फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं बाइंग या सेलिंग का एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मल नेचर में ये स्टॉक्स जो हैं ये वॉलेटाइल मूव करते हैं। ओके, सो ये एक ऑब्जर्वेशन है, और बहुत बार इस ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें फार्मा सेक्टर से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बट स्टिल ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंटली हम रिसर्च अपने एंड पे करते रहते हैं। सो आप अगर किसी कमोडिटी में ज़्यादा वोलेटिलिटी देख रहे हैं, देखिए कमोडिटीज़ का जो जनरल नेचर है वो कंटेनमेंट का नेचर है, मैंने आपको बताया। अगर हम दो कमोडिटीज़ को छोड़ दें, दैट इज़ लेड एंड जिंक, वो वॉलेटाइल ही रहती हैं। बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं वो एक कंटेन्ड फॉर्म में मूव करती हैं। अगर कमोडिटी वॉलेटाइल हो रही है तो देखिए कि क्या कोई डेटा रिलीज की वजह से हो रही है, दैट कैन बी वन रीज़न। सेकंड जो है वो कैन बी एनी न्यूज़, उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मिसिंग है तो थर्ड रीज़न जो है दैट अगेन इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस। प्राइस वहाँ पे डिस्कवर हो रहा है और उस पर्टिकुलर फेज के अंदर आपको कमोडिटी में पोजीशन नहीं लेनी है, बिकॉज उस फेज के बाद डेफिनेटली प्राइस किसी ना किसी एक लेवल पे डिस्कवर होगा, और वहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। आप कमोडिटी में 3-3, 4-4 घंटे तक आपको चांस मिलते हैं आप पोजीशन बना लें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट के अंदर ही बस आपको बनानी है, नहीं नहीं, यहाँ पे आपको बहुत समय मिलता है कि आप एक सही पोजीशन बना लें, और उस पर्टिकुलर फेज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस एकदम से हिट हो जाए, ऑल्दो ऐसा होता है लेकिन कम होता है, स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होता है। एंड देन फिर उस फेज के बाद आपने जो भी एनालाइज किया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप उस पूरे एक ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, और आपको मूवमेंट का एक अंदाज़ा भी होने लगता है। ओके, नाउ गाइस, कमोडिटी के लिए आप चाहें तो आप मॉर्निंग से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो आप मॉर्निंग से ही इसको ऑब्जर्व करिए। लेकिन जब हम कमोडिटी ट्रेड करते हैं देन हम इवनिंग में करते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद कमोडिटी में मूवमेंट आने चालू होते हैं, और हमारा मोटिव यही होता है कि मूवमेंट को कैच करके प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस को क्लोज करना। तो हम पोजीशन इनिशिएट भी 5 बजे के बाद करते हैं, एंड देन फिर हम रात तक उसको स्टडी करते रहते हैं, और जिस भी तरह से मूवमेंट हो रही है उसका एडवांटेज लेते रहते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि शुरुआत में आपका मोटिव प्रॉफिट बुकिंग नहीं है कमोडिटी से, इसको समझना है और पूरे मार्केट के एक प्राइस एक्शन को समझना है। तो मॉर्निंग से देखिए कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। बहुत बार मॉर्निंग में भी अच्छे मूवमेंट होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो मॉर्निंग से ऑब्जर्व करना चालू करिए, इंटरनेशनल मार्केट को ऑब्जर्व करना चालू करिए। आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। जो लोग एक्टिवली स्टॉक में ट्रेड करते हैं देन आप शाम को करिए, अगर आपके पास दिन में समय है। जैसे हमारे पास एक्टिव मार्केट आवर्स में जब हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब हमारे पास समय नहीं होता है कि हम कमोडिटी को ऑब्जर्व करें। ऑल्दो सिलेक्शंस चलते रहते हैं कि शाम को किस पर्टिकुलर कमोडिटी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट हम एक्टिव होते हैं 5 बजे के बाद कमोडिटीज़ में। सो अगर आप कर सकते हैं दोनों चीज़ों को मैनेज, आपके वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं हैं, या आपने कोई ऐसी पोजीशन ली है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली उस स्टॉक को ऑब्जर्व नहीं करना, तो साथ साथ कमोडिटी को ऑब्जर्व करना चालू करिए। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी, तो आप मॉर्निंग से कमोडिटी को ऑब्जर्व करना चालू करिए। एक दिन आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन थर्सडे, फ्राइडे आप कमोडिटी को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटिवेट ये करूँगा कि स्टॉक्स के साथ साथ कमोडिटी को ऑब्जर्व करना आप चालू करिए,
और कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं, देखिए कमोडिटी में हमें एक पॉइंट और है यहाँ पे, कमोडिटी में हमें स्क्रिप्ट सिलेक्शन नहीं करना पड़ता बिकॉज हम लिमिटेड कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। और ये कमोडिटीज़ हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक एंड क्रूड। ओके, सो इन कमोडिटीज़ में ही हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज हर कमोडिटी का जो फंडामेंटल है वो अलग है। स्टॉक्स में सिलेक्शन इसलिए पॉसिबल हो जाता है और इसलिए नेसेसिटी हो जाती है वहाँ पे बिकॉज सेक्टर से फेमिलैरिटी आ जाती है स्टॉक में। एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो वहाँ से फेमिलैरिटी स्टॉक के अंदर आ जाती है। कमोडिटी में आपको यहाँ पे कोई सेक्टर है नहीं, हर कमोडिटी के अपने फंडामेंटल्स अलग हैं। गोल्ड सिल्वर को बुलियन बोलते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड सिल्वर के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। किसी एक वीडियो में आपको इन सब के फंडामेंटल्स के बारे में मैं इन्फॉर्म करूँगा। सो यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 कमोडिटी हैं तो बहुत ईजीली आप इनके चार्ट्स 1 बाय 1 ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप में से जितने भी लोगों ने कमोडिटीज़ के बारे में मुझसे पूछा था, मैं थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। एंड इन फ्यूचर इस टॉपिक के ऊपर और मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इन डेप्थ कमोडिटीज़ की नॉलेज मिले। एंड मैं आपको मोटिवेट यही करूँगा बस कि आप थोड़ा बहुत कमोडिटीज़ को ऑब्जर्व करना चालू करें, ये आपको हेल्प करेंगी प्राइस को किस तरह से पढ़ा जाता है उस चीज़ को समझने में। एंड गाइस, बहुत लोग ईमेल पे पूछ रहे थे सर कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, बहुत समय हो गया। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, रेगुलर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट यस वीकली बेसिस पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ट्रेडिंग की वजह से, इन्वेस्टिंग की वजह से। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, सो थोड़ा सा टाइम की यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारा वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है देन डेफिनेटली वीकली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।